नमस्कार। मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं हलवड आया हूँ जो गुजरात स्थित है। यहाँ पर कंपनी जिसको आज मैं आपको दिखाऊंगा वो है आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड। ये हाल ही में मेन बोर्ड पर अपना IPO लेकर आने वाली है। ये कंपनी जैसे नाम इंडिकेट करता है, ये एक स्पिनिंग यूनिट है जो यार्न बनाती है अलग अलग काउंट के। आपको ये फैक्ट्री दिखाएंगे। ये जो पेशकश की जा रही है ये एक एजुकेशनल फिल्म है। ये कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत, और मैं इस प्रोग्राम का होस्ट अरुण केजरीवाल। नमस्कार। जहां पर मेरे साथ है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर विवेक कोठी जी। इनसे बातचीत करते हैं कि ये इस धंधे में कब आए और ये कौन से जनरेशन के इनके परिवार से हैं। तो विवेक जी, मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं थर्ड जनरेशन हूँ ये बिजनेस में। एंड मेरे ग्रैंडफादर ने कॉटन मर्चेंट का काम स्टार्ट किया था। एंड वो टाइम से यही टाउन में हम लोग बेस्ड है, हलवट टाउन में। और फार्मर्स के साथ वो टाइम से, दादाजी के टाइम से जुड़े हुए हैं। फिर वहाँ से फादर ने और उन्होंने जिनिंग यूनिट सेटअप किया था। एंड एज ए थर्ड जनरेशन हमने उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में स्पिनिंग यूनिट तक इंटीग्रेट किया है। सर ये बताइए, क्योंकि शायद मेरे देखने वालों को हलवड़ पूरा समझ में नहीं आए। क्या ये सुरेंद्र नगर जो गुजरात में फेमस है कॉटन के लिए, ये उसी एरिया का एक हिस्सा है या ये कुछ अलग है? हाँ, ये वही बेल्ट में आता है। हलवद अभी मोरबी डिस्ट्रिक्ट में है। बट ये कॉटन स्विंग एरिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है। एंड इट इज़ वेरी वेल लिंक्ड विद द सुरेंद्र नगर मार्केट फॉर कॉटन। और यहाँ की शंकर सिक्स कॉटन हम्म। काफ़ी अच्छी जानी जाती है फॉर निटिंग यार्न्स। जो निटिंग कॉटन यार्न है अपना टी शर्ट्स वगैरह में एंड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो इट इज़ ग्लोबली वेल नोन शंकर सिक्स कॉटन जो यहाँ पे बनती है। थोड़ा सा और बताइए कॉटन के बारे में। ये क्रॉप मॉनसून के बाद शुरू होता है, मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास इसकी इसका क्रॉप आ जाता है। ये साल में एक ही बार क्रॉप होता है। तो क्या ये जानकारी सही है? हाँ, इट इज़ ट्रू। सोइंग होता है फार्मर्स के द्वारा इन द स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून। फिर अपना मॉनसून में 2 महीने के बाद इसकी क्रॉप आने का स्टार्ट होता है, जो मेनली अराउंड सितंबर से अराइवल स्टार्ट होती है। और 3 से 4 महीने तक फार्मिंग में वो ग्रो करेगी। 3 पीक में आती है, फर्स्ट पीक के बाद सेकेंड एंड थर्ड। सो वो अराइवल फ्रॉम फार्म्स रहती है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। और फैक्ट्रीज तक वो मार्च तक अराइवल रहता है। फिर थोड़ा बहुत जो स्टॉकिस्ट या ट्रेडर्स रहते हैं उनके पास भी फार्मर से परचेस किया हुआ स्टॉकिंग रहता है, जो आगे भी दूसरे 1-2 महीने तक हमें अप टिल अप्रैल तक मिलता रहता है। अब आपकी थोड़ी कैपेसिटी के बारे में बता दीजिए कि आपके पास में दो बिजनेस वर्टिकल है यहाँ पर। एक आप जो जिनिंग करते हैं कॉटन की, और दूसरा जो आप स्पिनिंग करते हो। तो जिनिंग की कैपेसिटी क्या और स्पिनिंग की कैपेसिटी क्या? सर, जिनिंग का कैपेसिटी देखें तो 12,000 मेट्रिक टन्स का है फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन। बट उसमें क्योंकि ये सीजनल क्रॉप है, अराइवल हमारा 6 से 8 महीने के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन क्रॉप साइज। वो सीज़न का कितना क्रॉप साइज है उस पर डिपेंड है। तो हम जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो कैपेसिटी है 8,000 मेट्रिक टन्स, समझ गया। जबकि इंस्टॉल कैपेसिटी 12,000 मेट्रिक टन्स है। स्पिनिंग हमारा अभी जो आस्था है
वो 26,000 स्पिंडल्स का यूनिट है, जहाँ पे हमारा यान कॉटन यान प्रोडक्शन का कैपेसिटी 7,700 मेट्रिक टन्स का है। और हम एक कंपनी जो एक्वायर कर रहे हैं, फाल्कन यान्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका कैपेसिटी है 36,000 स्पिंडल्स। तो वो कुछ क्वांटिटी 10,000 के आसपास सालाना का प्रोडक्शन होता होगा। हाँ, उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अप्रोक्स 10,000 टू 11,000 के बीच का पर ईयर है मेट्रिक टन। अब थोड़ा सा ये समझाइए कि आपने बताया कि आप जो यार्न बनाते हो वो ज़्यादा करके निटिंग इंडस्ट्री के लिए है। तो आप क्या काउट बनाते हो और निटिंग के अलावा आपका यार्न कहाँ यूज होता है? हमारा जो काउंट रेंज है, हमारा मशीनरी में तो इट इज़ पॉसिबल कि हम 20 काउंट से लेके 100 काउंट तक भी बना सकते हैं। ठीक है। बट जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी रॉ मटेरियल जो यही एरिया में ग्रो होती है, वो शंकर सिक्स कॉटन, तो वो 20 काउंट से लेके 40 काउंट तक ज़्यादा सेट हो रहा है। तो उस हिसाब से जो अभी हमारा काउंट रेंज है, वो 20 टू 40 काउंट्स है। इसमें विविंग यान भी बनेगा। हम खुद भी बना रहे, विविंग यान भी बना रहे हैं, जो वूवन फैब्रिक्स में और शर्टिंग में यूज होगा। सो अच्छा। इन अ वे जो भी कॉटन फैब्रिक बनेगा, वो सब का यान हम यहाँ पे बना सकते हैं, आइदर निटिंग और विविंग। तो अ, अब आ जाते हैं मार्केट। आप क्या सब माल डोमेस्टिक में बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या क्या? सर, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे एक कंपनी के बारे में एक और अच्छी बात बताने को मिलेगी, यही बहाने। क्योंकि हमारा यूनिट 2012 गवर्नमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी के अंडर है, जिसमें हमें बेनिफिट है फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ 2.5% SGST। सो SGST का हमें क्लेम लेने के लिए हमें गुजरात में जितना सेल्स होगा उतना बेनिफिट मिलेगा। अब यही पैटर्न सब स्पिनिंग मिल्स गुजरात में है, सबकी सेम पैटर्न है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सब्सिडीज। तो ये वजह से जितने भी ग्लोबल मार्केट के प्लेयर्स हैं, या तो इंडिया में जितने भी बड़े डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, सबके ऑफिसेज गुजरात में बेस्ड आउट है, क्योंकि सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बेनिफिट को पास आउट नहीं करेंगे। तो सबका प्रेफरेंस यही है कि वो गुजरात में जितना हो सके उतना मटेरियल बेचे। बट हमारे जो एंड यूजर्स है, वो ग्लोबली सब मार्केट में बैठे हैं। अब ये बताइए, ये यूनिट जो आप अक्वायर कर रहे हो, ये किससे अक्वायर कर रहे हैं? और ये यूनिट अक्वायर करना या अगर आप एक नई यूनिट लगाते, उससे दोनों के कंपैरिजन में क्या फर्क पड़ता है? काफ़ी अच्छा, अगेन आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया ये क्वेश्चन पूछ के। तो जब हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया था, और इसको जैसे ही हम लोग आगे प्रोडक्शन बढ़ाने का सोच रहे थे, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का ही डिमांड इतना था और नए कस्टमर्स का भी हमारे पास काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, बट प्रोडक्शन लिमिटेड अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम सबको कैटर नहीं कर पा रहे थे। तो जब हमने सोचा कि आगे कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो तभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आया कि ये मिल इज़ अवेलेबल इन मार्केट, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं फॉर टेक ओवर। साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि अगर हम नया यूनिट एक्सपेंशन में नया यूनिट बनाते हैं तो क्या होगा। तो वन ऑन वन कंपैरिजन में जो हमें एक्विजिशन में जो मेन बेनिफिट्स दिखे कंपेयर टू इंस्टॉलिंग न्यू यूनिट, तो सर जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आज का नया यूनिट का, इट इज़ वेरी हायर। तो ओवरहेड्स काफ़ी बढ़ जाएंगे कंपनी पे, फाइनेंशियल्स। सेकंड, 18 महीना लगेगा उसको फ्रॉम स्क्रैच टू द कमिशनिंग ऑफ द प्लांट। सो 18 मंथ्स हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब ब्लॉक रहेगा, जिसमें हमको रिटर्न ना के बराबर है।
जो आगे के दो मेन हमारा विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रहा था एक्विजिशन से। तो फर्स्ट अगेन फाल्कन यान्स प्राइवेट लिमिटेड भी अपना 2012 टेक्सटाइल पॉलिसी के अंडर कमीशन हुआ यूनिट है, जिसमें अभी भी उनके पास अराउंड 35 to 40 CR के बीच का सब्सिडी वैल्यू क्लेम करने के लिए पेंडिंग है, जो 2030 तक यूनिट एलिजिबल है फॉर क्लेमिंग दैट सब्सिडी। सो दैट इज द वन मेन रीजन। सेकेंड रीजन, अभी जो फाल्कन में भी विंड मिल और सोलार यूनिट दोनों है, अपना आस्था में भी विंड एंड सोलार दोनों है। तो दोनों यूनिट में जो विंड है वो मंथली बैंकिंग पॉलिसी में कमीशन हुआ है, जो आज से 2-3 साल पहले तक गुजरात गवर्नमेंट का पॉलिसी था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रिन्यू किया है, उसमें अभी मंथली बैंकिंग पॉलिसी की जगह पे उसको रिप्लेस किया है ऑन रियल टाइम सेट ऑफ पॉलिसी। तो उसमें जो अगर हम हमारा जो अभी का वैल्यू पकड़े, तो जहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू हमको अराउंड 80 लाख टू 1 CR के बीच का पावर सेविंग मिलेगा ऑन एन एवरेज पर मंथ। वो अगर हम नया यूनिट में नया पॉलिसी के हिसाब से इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज ऑफ द सेट ऑफ पॉलिसी, वो हमको अराउंड 50 लाख के आसपास या 70 लाख के बीच में कंस्ट्रेन कर लेगा। तो वहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग पावर सेविंग का बेनिफिट है वो भी ज़्यादा था। अगेन दूसरा, जो 18 महीने तक हम यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम डे वन वी विल बी प्रॉफिटेबल। सो जो 18 मंथ्स अपना कैपिटल ब्लॉक रहेगा विदाउट एनी रिटर्न्स, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ए ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब रीजंस की वजह से हम फाल्कन को टेक ओवर करने का डिसीजन ले रहे हैं। सेकेंड, फाल्कन इज लोकेटेड इन राजकोट, सो it was belonging to a big diversified group। उनका इंटरेस्ट था काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस में, टेक्सटाइल उनका कोर बिजनेस नहीं था। एंड हमारा जो कोर बिजनेस है वो टेक्सटाइल्स है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, एक तो दोनों यूनिट का मैनेजमेंट ओवरहेड्स काफ़ी कम हो जाएगा। सेकंड, जो हमारा स्ट्रेंथ है यहाँ पे फार्मर्स के साथ हमारे कनेक्शंस है, जिसकी वजह से हमको कॉटन प्रोक्योरमेंट में और उसमें सब जगह पे हमको परचेस में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो सब आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी में वहाँ पे भी कंपेयर टू आस्था ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मिलेंगे अपने को। तो विवेक जी, अगर मैं आपकी बात से एक चीज जो खास निकल कर आती है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब आप उतना ज्यादा कॉटन प्रोक्योर कर सकते हो फार्मर के कनेक्ट से, जो आप पहले एक यूनिट मतलब करीब 8,000 9,000 टन, और अब 2 यूनिट मतलब 20,000 टन। ये है जो आपको कॉटन आपके मनपसंद आपके फार्मर से आप मिल सकते हो, और आप उतना ज्यादा आपके कनेक्शन बढ़ा सकते हो। यही अ, मूल बात आपकी मैं समझूं। हाँ सर, ये हमको ऑफ कोर्स बेनिफिट देगा एंड एक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट भी अच्छा होगा। एंड साथ में हमारा जो स्ट्रेंथ है अगेन फार्मर्स के साथ जो हमारे कनेक्शंस है फ्रॉम 3 जनरेशंस, तो उसको हम अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे। सर, आपके धंधे में इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और रिन्यूएबल, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, सोलर विंड दोनों आपने लगा रखा है। जब ये फैक्ट्री में घूम रहा था तो यहाँ पर रूफटॉप सोलर भी मैंने देखा। तो ये 3 चीज की जो आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलती है, क्या मिलती है? सर, अगर हम स्पिनिंग यूनिट में देखें तो मैक्सिमम जो कॉस्ट रहेगा आफ्टर दी पेमेंट ऑफ टर्म लोन्स, बैंकिंग कॉस्ट एक लेवल के बाद क्लियर हो जाता है लायबिलिटीज।
तो उसके बाद जो मेजर कॉस्ट रहेगा फॉर एनी स्पिनिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न पर्टिकुलरली, तो सबसे पहला जो कॉस्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयरिंग, तो हाईएस्ट कॉस्ट इज फ्रॉम पावर कंजम्पशन, जो हमने सबसे पहले टारगेट किया कि इसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम लोग ने 2.7 मेगावाट का विंडमिल लगाया, 1 मेगावाट का रूफटॉप लगाया एंड 4 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाया। तो ये सब का हमको काफ़ी अच्छा सेविंग मिल रहा है, और जो हमको कंपटीशन में एक एक्स्ट्रा एज देता है, क्योंकि मेजर कॉस्टिंग हमने वहीं पे सेव कर ली है। जो हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट थी उसको हमने एक तरीके से कंट्रोल किया है। अगर हम देखें तो आज की डेट में पावर कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ते ही जा रही है। अगर हम जिस टाइम हमने कमीशन किया उस दिन हमारी पावर कॉस्ट थी 7 रुपीज़ पर यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चार्जेस था। आज वो 9 रुपये पर यूनिट तक पहुंच गया है। सो अप्रोक्सीमेटली गिने तो 20% से ज़्यादा वो कॉस्ट बढ़ गई है। जो हमारे केस में वो कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना हम खुद बना रहे उसकी कॉस्ट इज़ कंसिस्टेंट, उसमें ज़्यादा हमें कुछ फ्लक्चुएशंस आने नहीं वाला है। और ये बहुत ही मतलब मेंटेनेंस फ्री चीज़ है, जिसमें इतना कुछ खास वो कॉस्ट बढ़ता नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब बेनिफिट की वजह से हमको ज़्यादा मार्जिन्स मिल रहा है। विवेक जी, अगर मैं आप ये जो आईपीओ ला रहे हो, जो उसका मुख्य कारण है एक्विजिशन ऑफ फाल्कन, अगर उसको एक पर्सपेक्टिव से देखूं तो आप लगभग 110-15% का एक्सपांशन कर रहे हो। यस। अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें, हाँ। आपसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, अगले 3 से 5 साल में आपके सोच में कुछ नंबर है कि अब मैं 62,000 स्पिंडल पे हो जाऊंगा, मेरे को 1 लाख पहुंचना है, या वो 1 लाख का नंबर भी पार करना है, या आप जवाब नहीं देना चाहोगे? अ, ऐसा नहीं है कि देखिए ये पूरा अपॉर्चुनिटी पे है, एंड मोर ओवर 62,000 स्पिंडल को हम एक अच्छा क्वांटिटी मानेंगे। ऑफ कोर्स अच्छा अपॉर्चुनिटी फाल्कन जैसा मिलेगा तो हम हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए है ही इधर। साथ में हम लोग हमारा फोकस वैल्यू एडिशन पे भी रखेंगे। जैसे अभी भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है, बीसीआई का सर्टिफिकेशन है, इकोटेक्स का है, जिससे हमारा वैल्यू एडिशन यान का बढ़ रहा है। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक यान बेच रहे हैं तो ये वन काइंड ऑफ स्पेशलिटी यान हो गया कॉटन यान में ही, जिसका हमको वैल्यू एडिशन अराउंड 30 to 40 रुपीज़ पर केजी का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्टिफिकेशंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर्स। तो ये सब चीज़ के बाद आगे भी हम इसको कैसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, उसमें भी हमारा फोकस रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। विवेक जी, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे साथ बैठे हैं कुणाल जी मोनपारा, जो कंपनी के सीएफओ हैं। इनसे बातचीत करते हैं कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर, कंपनी को जो सेविंग मिलता है अ, आपके रिन्यूएबल एनर्जी से, उसके ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो ये यूनिट एक्वायर कर रहे हैं, जिसका फॉर्म रहेगा होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, उससे इनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो कुणाल जी, अ, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि आपके जो मार्जिन्स हैं वो क्या होते हैं? सर, हमारे मार्जिन अप टू आस्था स्पिनटेक का मैं बात करूं, अप टू दिसंबर 25 पेट है 18 CR का अप्रोक्स। और अब जो आप एक्वायर करोगे, अ, उसमें भी क्या ये समझा जाए कि आने वाले कुछ समय में
उसके जो पैट होंगे, क्योंकि वो कंपनी आपसे बड़ी है साइज में, लेकिन उसके पास में जिनिंग फैक्ट्री नहीं है। वो दोनों को कंसिडर करते हुए उसके भी जो मार्जिन्स होंगे सिमिलर लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स सिमिलर लेवल पे आ जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा 1 साल के बाद जो है वो अ, ये जो है सेम मैनेजमेंट ही है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपके होल टाइम डायरेक्टर से बात कर रहा था, विवेक जी से, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग फैमिली का कनेक्ट फार्मर के साथ बताया। तो इस एरिया के फार्मर से जो कॉटन प्रोक्योर होगा और वहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, मिलेगा। आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी है 3 फॉर्म का, विंड पावर, सोलर और रूफटॉप। इसका आपका कॉस्ट क्या है और आप जो ग्रिड से 9 रुपए में खरीदते हो, उसके सामने आपका सेविंग क्या है? सर अप्रोक्सली मैं बताऊँ तो हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं इसके पास से, पीजीवीसीएल के पास से। उसका कॉस्टिंग पड़ता है 9 to 10 रुपीज़ के बीच में। और हमने जो सोलार विंड जो इंस्टॉल किया है उसके ऊपर हमको पड़ते में बैठता है 3 रुपए के आसपास का। तो मोटा मोटी ये समझना चाहिए कि जितना आपने खुद जनरेट किया उसमें 6 रुपए बचे या 6 रुपया आपने कमाया, जैसे आदमी को समझना है। हाँ, वही। अब आगे जाकर जो नई पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी जो सरकार की है, जहाँ तक बैंकिंग ऑफ पावर का कनेक्शन है, उसको देखते हुए क्या आप नई कंपनी में और लगाओगे? हम लोग जो है ना उसमें एडिशनल है नहीं कैपेसिटी, क्योंकि जितना भी है जनरेशन होता है 15 मिनट में, उतना ही 15 मिनट में कंज्यूम हो जाना चाहिए पावर। तो वो जो है ना एडिशनल एडिशनल करके कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गया। मैं आया हूँ आज आस्था फिनटेक के कंपनी में। ये एक यूनिट अक्वायर करने वाली है ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू के तहत। ये है फाल्कन यार्न लिमिटेड। उनके फैक्ट्री में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ है यहाँ के टेक्निकल हेड राजेश जी। उनसे पूछते हैं ये प्रोसेस क्या है। तो राजेश जी, ये है आपका कॉटन, और जैसे आपने मेरे को बात करते समय बताया, ये है शंकर 6। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी मीडियम काउंट की कॉटन है। जी जी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? हमारा प्रोसेस ये है कि एक तो पहले मैं बताऊं, ये 100% कॉटन फॉर्म्ड कॉम्पैक्ट यूनिट है। कंप्लीट लेटेस्ट मशीनरी, इंपोर्टेड मशीनरी जो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। हमारा यह प्रोसेस कॉटन जो है, हमारी लोकल जितनी भी गुजरात से अच्छी जीनिंग मिल्स है, उनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उनको सेलेक्ट करके उनसे हम कॉटन यहाँ पर लेते हैं। उस कॉटन में हमारे अपने पैरामीटर्स के ऊपर जो हमें काउंट बनाना है, उस काउंट के अकॉर्डिंगली हम ये जीनर्स को सेलेक्ट किए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ये उनसे बेल्स लेते हैं। और ये बेल्स लेकर हमारे पीछे ये गोडाउन है, उसमें हम स्टॉक करते हैं। 7 से 8 हजार हमारा स्टॉक मिनिमम रहता है बेल्स की। अभी उसके अकॉर्डिंगली हम कॉटन के कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली, हमने पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करके यहाँ पर मिक्सिंग लगाते हैं। 104 बेल की मिक्सिंग लगती है इसमें। फिर ये सारे हमारे जो मशीनरी है, ये मशीनरी
में जो प्रोसेस हैं वो सारे उसके अकॉर्डिंगली इसमें काम होता है। ये हम आप फ्लो रूम पे खड़े हुए हैं, यह ट्विगलर की मशीनरी है और यहाँ पर बेसिकली ओपनिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लीनिंग होती है। ये प्रोसेस में ये जहाँ पर हम खड़े हैं वहां पर कॉटन की ओपनिंग और क्लीनिंग होती है। उसकी फर्दर प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में जो डिपार्टमेंट में हम जाएंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। हाँ राजेश जी, ये एक बेल कितने वजन का आता है? ये एक बेल जो है ये हमारा 164 केजी का रॉ मटेरियल बनता है। अच्छा। 164-65 केजी के आसपास में होता है। ये हमारा कॉटन इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बाकी ये हमारा वेस्ट का बेल रखा हुआ है, यह हम 180 केजी के आसपास बनाते हैं। ये अगर आप देखें कचरा निकला है ये फ्लो रूम की मशीन से। ये देखिए इसमें कंकड़, टूटे फूटे मट्टी और फॉरेस्ट पार्टिकल्स हैं जो सब इस मशीन में से निकले हैं। ये साफ सफाई होने के बाद ही ये कॉटन आगे प्रोसेस के लिए जाता है। सतीश जी, कॉटन के जो फाइबर है बहुत छोटे होते हैं जी, उसमें ताकत लाने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए आप ये कार्डिंग, कोम्बिंग ये सब प्रोसेस करते हैं जी, सही है जी। अब ये बताइए ये प्रोसेस क्या है? ये कार्डिंग के बाद हम जहां पर जिस मशीन पे खड़े हैं ये स्पेशली कॉम्बर मशीन, कॉम्बिंग प्रोसेस करने के लिए ये फ्री पोजीशन है या इंटरमीडिएट पोजीशन कहेंगे। यहाँ पर कार्डिंग के बाद कार्डिंग के स्लाइवर को इसके पहले एक इसको ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम बोलते हैं, वहां प्रोसेस करते हैं। इस फाइबर में ये स्लाइवर के अंदर हुक होते हैं, हुक को निकालने के लिए वो प्रोसेस किया जाता है, हुक को सीधा करने के लिए। फिर हुक जब सीधा होगा तो हम लैप बनाते हैं, लैप बना करके हम फिर कॉम्बिंग के लिए यह प्रोसेस करके में लेके जाते हैं, पंबर पे लेके जाते हैं और पंबर से 20 mm तक, 18 से 20 mm से नीचे जितने भी फाइबर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। सही। तो इस यह प्रोसेस करने से हमारा जो धागे का स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ जाता है। सही है। और जो कॉम्पैक्टनेस है, जो सॉफ्टनेस है, वो होजरी यार्न में जो सॉफ्टनेस है, जो कॉम्पैक्टनेस है, वो सारे चीज फीलिंग इस प्रोसेस से ही आती है। तो सतीश जी अब क्या हो रहा है? जैसे मैंने कॉम्बर बताया आपको, कॉम्बर के बाद एक पीछे प्रोसेस है ड्रॉ फ्रेम, फिनिशर ड्रॉ फ्रेम बोलते हैं। वहां पे सारे फाइबर्स की पैरेललाइजेशन होती है, 100% पैरेलल हो जाते हैं फाइबर। उसके बाद हमारी रिंग स्पिनिंग के लिए एक सर्टन ड्राफ्ट चाहिए, वो ड्राफ्ट को मेंटेन, उसके ड्राफ्ट को देखते हुए हम यहाँ पर स्पीड फ्रेम का ये रोलिंग बना रहे हैं। ये कितने काउंट का होना चाहिए ताकि हम वहां पर उस ड्राफ्ट को मेंटेन कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मशीन है स्पीड फ्रेम। हम यह रोलिंग बना रहे हैं और ये हम इसको फीड करेंगे रिंग फ्रेम में। यही बेसिक प्रोसेस है इस मशीन का। तो सतीश जी आपके रिंग कितने हैं, स्पिंडल कितने हैं? हमारे 35,904 स्पिंडल्स है टोटल। 22 मशीन है, एक मशीन में 1632 स्पिंडल्स है। टोटल 100% रीटर फॉर्म कॉम्पैक्ट है। इसकी मॉडल K42 है। और अभी आप क्या काउंट चला रहे हो? हम 5 काउंट चला रहे हैं, 24, 28, 30, 34, 36 और 6H है, फॉर्म कॉम्पैक्ट होजरी है। तो ये सभी को ज्यादा करके होजरी निटवेयर में हम 100% होजरी नीडिंग मशीनरी के लिए बनाते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है, फुल्ली ऑटोमेटिक। आपका क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस से कॉटन को आपने प्रोसेस किया, यहाँ पे स्पिंडल को रॉ मटेरियल किया और यार्न कर दिया।
कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन है। कभी हम चीजें सीधे सब कुछ हमारे ऑपरेटर को मिल रहा है, फिर केवल हाथ से केवल फील करना पड़ता है मुझे। ताकि इसकी मशीनरी भी ऑटो डॉपिंग होती है, जैसे कंप्लीट हो गया, धागा बन जाता है तो ऑटोमेटिक डॉप गिर जाता है, फिर वह ऑटोमेटिक सभी लीक कोनर में चले जाते हैं, एक पैकेज तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस उसको लीक कोनर करते हैं, तो सारा वहां पर पैकेज क्रिएट होता है और फिर हम उसको पैकिंग करते हैं। तो ये जो एक स्पिंडल है जी, इसका वजन क्या हो जाता है जब जब इसके ऊपर पूरा यान आता है तो यह 48 ग्राम से 50 ग्राम तक आता है। 48 से 50? जी, ये है क्यूसी लैब, क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है कंपनी का, ये कोन, इसकी टेस्टिंग होती है, इसके जो रॉ मटेरियल है उसकी टेस्टिंग होते हैं। मेरे साथ सतीश जी है जो ये बताएंगे कि क्या क्या टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। जैसे सटीक पहले हम कॉटन टेस्ट करते हैं, उस पे उसका लेंथ, माइक, स्ट्रेंथ सब देखा जाता है। उसके बाद उसका में फिश चेक करते हैं, उसमें एसएफसीएन, सीट कोड्स ये देखा जाता है। फिर रोबिंग की भी टेस्टिंग करते हैं सिलाई वर्क के बाद। रोबिंग के बाद जो ये पैकेज यान बनता है तो इसमें इसका इवेंटनेस चेक करते हैं, थिक थिन प्लेस चेक करते हैं और इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो ये जो आपका ऊस्टर टेस्टर है ये क्या करता है एग्जैक्टली? ये इसमें धागे में इवेंटनेस बताता है, इसमें कितना थिक प्लेस, थिन प्लेस, ये सब बताता है, शो करता है। और ये पूरा का पूरा कितने मिनट का प्रोसेस है? ये टेस्टिंग के हिसाब से रहता है। जैसे स्लाइवर का है तो स्लाइवर का हम करते हैं 1 मिनट में, हाँ, और यार्न का है इसका भी 1 मिनट में करते हैं। लेंथ अलग अलग रहती है, उसका स्लाइवर का 25 मीटर में करते हैं और इसका 400 मीटर में करते हैं। विवेक जी, टेक्सटाइल एक बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है जिसमें कि जबरदस्त एवोल्यूशन देखा गया है। कॉटन, पॉलिएस्टर, मैनमेड फाइबर, और कहाँ कहाँ से इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है। आपको एक बड़ा सीधा डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है वी हैव नाउ रीच्ड ए वेरी हाई स्टेज ऑफ ऑटोमेशन इन कॉटन, या आपको लगता है हो सकता है 10 साल बाद बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो लड़ाई चल रही है बिटवीन नेचुरल एंड मैन-मेड फाइबर, इसमें कोई जीतने वाला कभी हो सकता है? सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो ऑटोमेशन काफ़ी ऑलरेडी, जैसे आपने हमारा प्लान देखा, आ चुके हैं। तो एक लेवल तक का सेचुरेशन पॉइंट भी टेक्नोलॉजी में है एज ऑफ नाउ भी। ऑफ कोर्स जो अभी के ऑटोमेशन टारगेटेड है फॉर फ्यूचर कंसेप्ट्स, वो कि लेस डिपेंडेंसी ऑन द वर्कफोर्स, बट एज वी सी कि अपना टेक्सटाइल जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री है, और वो रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो एक स्किल से ही हो सकता है, जो ऑटोमेशन वो स्किल को नहीं समझ पाएगा। तो फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑटोमेशन का आने वाला है, बट अगले 10 साल में आई डोंट थिंक सो कि देयर विल बी ए ड्रास्टिक चेंज। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे कंपैरिजन काफ़ी टाइम से चल रहा है नेचुरल फाइबर वर्सेस मैन-मेड फाइबर्स, तो दोनों के अपने अपने जगह पे बेनिफिट्स है और दोनों का अपने अपने जगह पे एक मार्केट है। ये सर ऑल इन ऑल साथ 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 में दोनों मार्केट डेवलप होगा। पॉपुलेशन भी इंक्रीजिंग नहीं है ग्लोबली अगर हम देखें तो। और जैसे कॉटन का अगर पर्टिकुलरली हम देखें, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, तो कॉटन का मैं आपको ज़्यादा बता पाऊँगा। तो जैसे स्किन के लिए जो सबसे आपको बेनिफिशियल तो नहीं, बट जो सबसे कंफर्ट चीज़ है वो कॉटन ही हो सकती है। यस, जैसे इन्फेंट्स को भी हम देखें तो आप किसी को भी देखोगे तो वो पेरेंट्स अपने इन्फेंट्स के लिए वो कॉटन का ही प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे।
बाकी अगर आप जा रहे हो कहीं पार्टीज में तो ऑफ कोर्स मैन मेड फाइबर्स या फास्ट मूविंग फैशन में वो चीज़ आएगा, बट जो एसेंशियल और नेसेसिटी है वहाँ पे नेचुरल फाइबर को रिप्लेस करना मुश्किल है। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन्होंने जवाब दिया। इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम रैप अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो एक एजुकेशनल फिल्म आपके लिए पेश की गई कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत, वो देखकर आपको पसंद आई। हम आए थे आस्था स्पिनटेक्स के कारखाने में, जो हलवड़ गुजरात में मौजूद है, जो एक कॉटन ग्रोइंग बेल्ट से संबंधित है। इस कंपनी की आईपीओ मेन बोर्ड पर हाल ही में आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म अच्छी लगी, पसंद आई। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स जरूर दीजिए। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार। मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK57। आज जिस कंपनी में आए हैं ये है आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड, हलवड़ गुजरात में। कंपनी जैसे नाम इंडिकेट करती है, स्पिनिंग करती है, यार्न जिसे कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। उम्मीद करता हूँ ये जो फिल्म आपको बनाई गई, दिखाई गई, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये देखकर आपको पसंद आई हो। ये फिल्म पेश की गई थी कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत और मैं था आपका होस्ट अरुण केजरीवाल। इस फिल्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपके कमेंट्स दीजिए, जिससे कि हम आने वाले फिल्मों में आपके सजेशन कमेंट्स के ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।